हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर और सैनियों। मैं आ चुका हूं आपके बीच में आपके ज्ञान को अपडेट करने के लिए। और दोस्तों नोटबुक पेन उठा लीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। जो अभी तक नहीं जुड़े उनको जोड़ लीजिए और कह दीजिए फूल पत्ती वाली क्लास आ चुकी है। और इस क्लास से बेहतर कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर आपको सब कुछ एक क्लास के अंदर ही उपलब्ध होगा। मैं करंट अफेयर्स आपको कराऊंगा, ऐसी करंट अफेयर दोस्तों जो पेपर के अंदर आएगी। ना केवल क्वेश्चन पूरे कराने के लिए कराऊंगा बल्कि आपका सिलेक्शन करवाने के लिए करवाऊंगा। दूसरा दोस्तों भारत दर्शन की सीरीज, जिससे आप अपने भारत को जानोगे और पेपर की धज्जियां उड़ाओगे। और तीसरा मेरे दोस्तों आज आपके लिए टुडे हिस्ट्री का सवाल होगा, जिसमें हम हिस्ट्री में जो आज की दिनांक का जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों तीनों का संगम, त्रिवेणी संगम होगा जो आपकी सफलता की इबारत को लिखेगा। तो आइए दोस्तों नोटबुक पेन उठा लीजिए, अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर आइए और इसी मुस्कान के साथ में आज का मोटिवेशनल कोट देखिए। और दोस्तों अगर आपको ये जो प्रयास है टुडे हिस्ट्री वाला, भारत दर्शन वाला, हमारी क्लास का राजूडी टीम का सराहनीय लगे दोस्तों, तो इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा और राजूडी टीम के लिए लाइक कीजिएगा, जिससे दोस्तों हमारी टीम आपके लिए कुछ और बेहतर कर सके, जो सफलता में आपके लिए रामबाण साबित हो सके। तो आइए दोस्तों देखिए आज का मोटिवेशनल कोट और टीम की मेहनत देखिए दोस्तों। टीम ने फूल पत्ती वाली क्लास में चारों तरफ बैकग्राउंड भी फूल पत्ती वाला ही लगाया है, क्योंकि वो आपकी मुस्कान चाहता है। और देखिए रखें हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। जब मेहनत करोगे और मेहनत करके अपनी मंजिल को छीनोगे तो दोस्तों जीने का मजा आएगा। आगे आप अपने बेटे बेटियों को बताओगे कि हाँ ये देख हमारी हिस्ट्री, ये देख हमारी लाइफ कितनी बेहतरीन थी, कितनी मेहनत करी हमने। और दोस्तों भगवान ने ये जो उंगलियां बनाई हैं ये बनाई हैं मेहनत के लिए और झंडे गाड़ने के लिए। और दोस्तों अब की बार झंडे गाड़ने हैं, क्योंकि मेरे माथे का जो पसीना है दोस्तों ये बेकार नहीं जाना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी से कि आप सभी धुआं धुआं कर दोगे किसको, पेपर को। अब की बार पेपर की धज्जियां उड़ानी है दोस्तों, पेपर पर वार करना है सीधा। और तैयार हो जाइए मेरे साथ में, अपने खून में उबाल लाइए। और ये जो उबाल है ये परीक्षा तक दोस्तों ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं आपके सामने हूं तब तक तो मैं आपको हारने दूंगा भी नहीं। मोटिवेशन से भरपूर रहिए। आइए देखिए पहला सवाल, हर सवाल फूल पत्ती वाला सवाल होगा, जिसमें टुडे इन हिस्ट्री भी आएगी। मैं आपके बीच में फिर आऊंगा दोस्तों। अब देखिए आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। आज का पहला सवाल दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के समय किस देश में संसदीय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुए। अच्छा सवाल है दोस्तों। मतलब कोरोना वायरस चल रहा है एक तरफ देश में और दूसरी तरफ एक देश है जहां पर संसदीय जो चुनाव हैं इसके लिए वोटिंग हुई है दोस्तों। और वो देश कौन सा है? वो देश है दक्षिण कोरिया। कौन सा है? साउथ कोरिया वो देश है। अब आप यहाँ पूछोगे कि सर कितने परसेंट वोटिंग हुई है, तो दोस्तों लगभग 62.6% रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। और आप ध्यान रखना जो दक्षिण कोरिया है इसकी जो संसद है दोस्तों, संसद को बोलते हैं नेशनल असेंबली। ध्यान रखना संसद को क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली कहते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कितनी सीट है यहाँ पर, तो मेरे प्यारे साथियों 300 सीट के लिए क्या हुई है? वोटिंग हुई है। कितनी सीट के लिए? 300 सीट के लिए वोटिंग हुई है दोस्तों। कहां पर? दक्षिण कोरिया के अंदर। अगला जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि दक्षिण कोरिया जो है इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है साथियों सियोल। क्या है? सियोल जो है इसकी राजधानी है। किसकी? दक्षिण कोरिया की। अगला सवाल मेरे प्यारे साथियों जो आप मुझसे पूछोगे कि सर दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया ये दो देश हैं। हाँ मेरे दोस्तों, वहाँ वो पागल सुल्तान किम जोंग उन जो धमकी देता है विश्व के चौधरी को कि तुझे क्या कर दूंगा, मिसाइल से उड़ा दूंगा, चाहे उसकी मिसाइल वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। तो दोस्तों देखिए दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया जो है इनके मध्य एक रेखा है जिसका नाम है 38 डिग्री रेखा। तो ध्यान रखना 38 डिग्री रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। और मेरे प्यारे साथियों दक्षिण कोरिया जो है यहाँ की दो कंपनी इंडिया में बड़ी फेमस हैं। एक तो है सैमसंग। क्या है? सैमसंग कंपनी है। और दूसरा दोस्तों क्या है? दूसरी है हुंडई। कौन सी है?
हुंडई जो कार आती है वो भी कहाँ की है, साउथ कोरिया की है। तो साउथ कोरिया की सैमसंग है और हुंडई है। और यहाँ पर अभी नेशनल असेंबली जो इसकी संसद है इसके लिए वोटिंग हुई है, 62.6% वोटिंग हुई है। और किस समय, कोरोना वायरस के संक्रमण के समय, कोविड-19 के संक्रमण के समय। आइए देखते हैं दूसरा सवाल दोस्तों। हाल ही में महिला विश्व कप 2021 सुर्खियों में रहा है, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। मेरे दोस्तों फूल पत्तियां लगा लीजिए, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है और साथ में वर्ल्ड कप है दोस्तों। पहली बात तो ध्यान रखना, क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं कि जो महिला विश्व कप है ये कितने साल में होता है, 4 साल में होता है। कितने साल में होता है दोस्तों, 4 साल में होता है। ध्यान रखना, पहला जो वर्ल्ड कप था वो हुआ था 1973 में। कब हुआ था, 1973 में हुआ था और इंग्लैंड में हुआ था। और जीता भी कौन था, जीता भी इंग्लैंड था। इंग्लैंड के अंदर हुआ था 1973 का वर्ल्ड कप। और पिछला कब हुआ दोस्तों, तो 2017 में हुआ। कब हुआ, 2017 के अंदर हुआ। और इसके अंदर कौन जीता, तो इसके अंदर भी इंग्लैंड ही जीता। ये वर्ल्ड कप कहां पर हुआ था, इंग्लैंड के अंदर ही हुआ था और जीता भी इंग्लैंड। और दोस्तों यहां पर उप विजेता कौन रही थी, उप विजेता रही थी भारत की शेरनिया। कौन रही थी, भारत की शेरनिया उप विजेता रही थी 2017 के वर्ल्ड कप में। तो पहला वर्ल्ड कप 1973 को हुआ, इंग्लैंड जीता इसको। 2017 का जो वर्ल्ड कप है दोस्तों वो इंग्लैंड के अंदर हुआ, इंग्लैंड जीता। उप विजेता कौन रही, भारत की टीम रही। और इसमें दोस्तों भारत की कैप्टन कौन थी, मिताली राज। कौन थी, मिताली राज दोस्तों। महिलाओं की सचिन तेंदुलकर कौन है, मिताली राज है। तो मिताली राज जो थी वो भारत की क्या रही थी, इसमें कैप्टन रही थी। कितनी टीम पार्टिसिपेट करेंगी, 8 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर वर्ल्ड कप 2021 में होगा, आप आज क्यों बता रहे हो इसको। तो मेरे प्यारे साथियों इसका कारण है क्या, कि जो भारत है उसने इस वर्ल्ड कप के लिए क्या कर दिया है, क्वालीफाई कर दिया है। क्या कर दिया दोस्तों, क्वालीफाई कर दिया है 4th नंबर पर। और मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इसमें टोटल टीम कितनी होंगी, 8 टीम होंगी। और ये वर्ल्ड कप कहां पर होगा, न्यूजीलैंड के अंदर होगा। कहां पर होगा, न्यूजीलैंड के अंदर होगा। और डेट कौन सी है, तो 6 फरवरी से और 7 मार्च तक। कब तक होगा दोस्तों, 6 फरवरी से और 7 मार्च 2021 तक होगा। सारी बातें फिर घुमाइए एक बार। महिला विश्व कप 2021 न्यूजीलैंड के अंदर होगा, 6 फरवरी से 7 मार्च 2021 के मध्य होगा। 8 टीम होंगी इसके अंदर। और दोस्तों पिछला वाला कौन जीता था, इंग्लैंड जीता था। और उप विजेता कौन रहा था, इंडिया उप विजेता रहा था। यहां पर एक देश आया है न्यूजीलैंड। क्या नाम है दोस्तों, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। क्या है साथियों, वेलिंगटन है। अच्छा सवाल है, अभी तक चर्चा में नहीं आया है। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की कैपिटल है। और मेरे दोस्तों न्यूजीलैंड की जो टीम है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं कीवी। क्या कहते हैं, कीवी कहते हैं। कीवी एक फल भी है दोस्तों और कीवी एक पक्षी भी है। क्या है, एक पक्षी भी है और कीवी एक फल भी है। और न्यूजीलैंड की जो टीम है उसे बोलते हैं हम क्या, कीवी। अच्छी जानकारी थी दोस्तों जो मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाल ही में किस मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान खराब होने वाले उत्पादों के अंतरराज्यीय परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए 24/7 कॉल सेंटर की शुरुआत की है। भाई लोगों फूल पत्ती वाला सवाल है, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि कोविड-19 से हटके कुछ सवाल मैं आपके सामने लेकर आता हूं जिससे दोस्तों आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप ये समझ सकें कि और लोग क्या गलती कर रहे हैं, आपको कौन सी गलती नहीं करनी। औरों से अलग करना पड़ेगा लाइन में दोस्तों सबसे आगे आने के लिए, क्योंकि और लोग क्या पढ़ रहे हैं, केवल कोविड-19 को पढ़ रहे हैं। और आप सोचिए एग्जाम में एक सवाल आ जाएगा, 2 आ जाएंगे कोविड-19 के, बाकी सवाल कहां से आएंगे। उस हॉट स्पॉट को पकड़िए और सिलेक्शन जो है इसको सुनिश्चित कर लीजिए। औरों से आगे निकलने का सबसे बेहतरीन समय है ये लॉकडाउन का समय, जिसका फूल पत्ती वाली क्लास पूरा उपयोग करेगी, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल और केवल आपकी
सफलता है दोस्तों। तो अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए, सबको जोड़ लीजिए दोस्तों, जिससे हमारी टीम मोटिवेट हो सके और उत्कर्ष परिवार मोटिवेट हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पहली बात तो किस मंत्रालय ने किया है, तो आप मुझे बताइए कि खराब होने वाले उत्पाद कौन से होते हैं मेरे दोस्तों। जैसे फल होते हैं, क्या होते हैं, फल होते हैं, या फिर सब्जी भी होती है, कौन सी हैं, सब्जी हैं दोस्तों। तो ये फल और सब्जी कौन से मंत्रालय के अंदर आएंगे भाई लोगों, तो एक कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंदर आएंगी। किसके अंदर आएंगी, जो कृषि मंत्रालय है इसके अंदर आएंगी। और हमारा किसान क्या हो रहा है दोस्तों, मर रहा है। हमारा किसान क्या हो रहा है, मर रहा है। तो मैंने बताया था आपको, नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वो क्या है दोस्तों, इसके मंत्री हैं। तो जो हमारा जो किसान है वो क्या हो रहा है, मर रहा है, अन्नदाता मर रहा है। तो नरेंद्र सिंह तोमर दोस्तों इसके मंत्री हो गए। अब देखिए ये क्या करेगा, एक कॉल सेंटर बनाया गया जो कि 24x7 है, मतलब 24 की 24 घंटे, सातों की सातों दिन चलेगा, 24x7 कॉल सेंटर। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसका नाम भी पढ़ना चाहिए हमें। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कृषि परिवहन। क्या है, कृषि परिवहन कॉल सेंटर। अब आप समझ जाओगे दोस्तों कि इसका मंत्रालय कौन सा हो सकता है। तो कृषि परिवहन कॉल सेंटर दोस्तों, ये कॉल सेंटर बनाया गया है कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और मेरे प्यारे साथियों, इसका उद्देश्य क्या है कि जो लॉकडाउन हुआ है, मतलब जो पूरा देश थम गया है, पूरा देश रुक गया है, ऐसे में जो खराब होने वाले उत्पाद हैं, सब्जी है, फल है, उर्वरक है, बीज है, इनकी आपूर्ति ना रुक सके, क्योंकि दोस्तों ये जल्दी ही खराब हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये हानि होगी अलग से। तो इनकी आपूर्ति ना रुक सके, एक राज्य से दूसरे राज्य में आराम से जा सके, इसके लिए 24x7 कॉल सेंटर बनाया गया है। और मेरे दोस्तों ये कहां से संचालित होगा, ये होगा फरीदाबाद से। कहां से होगा, फरीदाबाद से होगा। और ये फरीदाबाद कहां पर स्थित है दोस्तों, सपना चौधरी की नगरी में। कहां पर, सपना चौधरी की नगरी में, मतलब हरियाणा में। कहां पर, हरियाणा। गजबन पानी ले चली दोस्तों, बिल्कुल याद है आपको। तो फरीदाबाद हरियाणा। हरियाणा वाले दोस्तों बड़े खूबसूरत होते हैं, और हाँ, दिल के बड़े क्या होते हैं, खूबसूरत होते हैं। कौन, हरियाणा वाले। तो फरीदाबाद जो हरियाणा है साथियों, यहाँ पर इस कॉल सेंटर का क्या होगा, हेडक्वार्टर होगा। और ये 24x7 होगा। इसका नंबर क्या है, तो इसका नंबर है दोस्तों 14488। क्या है, 14488। तो कृषि परिवहन कॉल सेंटर के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। और दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, हरियाणा वाले तो बिल्कुल एकदम से फूल पत्ती लगा करके गांठ बांध लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में आईएमडी ने अल नीनो के न्यूट्रल रहने की उम्मीद जताई है। अल नीनो का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके ज्योग्राफी के हिसाब से क्या है साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं इस कंसेप्ट को क्लियर करूंगा कि अल नीनो क्या है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कंसेप्ट निश्चित क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो चर्चा में क्यों आया, तो दोस्तों जो हमारा मौसम विभाग है उसने मानसून का क्या लगाया है, पूर्वानुमान लगाया है। मानसून का पूर्वानुमान लगाया है, फोरकास्टिंग की है किसने दोस्तों, हमारे मौसम विभाग ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी, भारतीय मौसम विभाग। और इसने क्या कहा है कि जो मानसून है वो कैसा रहेगा, सामान्य रहेगा। कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा मानसून। और दोस्तों एक घटना है जिसका नाम है अल नीनो। क्या है, अल नीनो। पहले तो आप समझ लीजिए कि जो अल नीनो है और जो मानसून है दोस्तों, ये एक दूसरे की क्या है, अपोजिट हैं, विलोम शब्द हैं। मतलब कि अगर अल नीनो बढ़ा तो क्या होगा, हमारा मानसून कमजोर होगा। और हमारा जो मौसम विभाग है उसने क्या करा है कि मानसून हमारा कैसा रहेगा, सामान्य रहेगा। मतलब अल नीनो का जो प्रभाव है, अल नीनो का प्रभाव न्यूट्रल रहेगा। अब आप समझ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो मानसून है इसके बारे में समझिए और अल नीनो के बारे में समझ लीजिए। मेरे प्यारे साथियों फोटो देखिए पहले तो आप, ये फोटो है मानसून की। और देखिए यहां पर फोकस कीजिए समर के ऊपर। कहां पर करोगे, समर के ऊपर फोकस कीजिए। दोस्तों गर्मी के समय जो भारत में मानसूनी हवाएं आती हैं, ये कौन सी हवाएं होती हैं, ये होती हैं दोस्तों साउथ वेस्ट मानसूनी हवाएं। मतलब कौन सी दिशा से आती हैं, ये दक्षिण पश्चिमी दिशा से आती हैं। कहां से आती हैं, दक्षिण पश्चिमी दिशा से ये आती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं
दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं। और सबसे पहले कहाँ एंट्री करती हैं? केरल के अंदर। कहाँ करती हैं दोस्तों? केरल के तट से टकराएंगी सबसे पहले। और ये कब टकराएगी? 1 जून को टकराएगी। कब टकराएगी? 1 जून को टकराएगी। अब मेरे दोस्तों वापस से आइए अपने सवाल की तरफ। और सवाल क्या कह रहा है? अब ये अल नीनो क्या है मेरे प्यारे साथियों? समझिए अल नीनो को। एक दोस्तों देश है जिसका नाम क्या है? पेरू नाम है। क्या नाम है? पेरू नाम है। ये दक्षिण अमेरिका के अंदर है। कहां पर है? दक्षिण अमेरिका के अंदर है। और मेरे दोस्तों यह महासागर है कौन सा? प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। और इस प्रशांत महासागर का ये तट कौन सा हुआ दोस्तों? पूर्वी तट हो गया। कौन सा हो गया? पूर्वी तट हो गया। आराम से समझ लो, जीरो नहीं माइनस से समझा रहा हूं आपको आराम से, कि दक्षिण अमेरिका में दोस्तों एक देश है पेरू। देश पेरू नाम है उसका। उस पेरू के तट पर दोस्तों एक गर्म हवा चलती है। कौन सी हवा चलती है? गर्म जलधारा उत्पन्न होती है। गर्म जलधारा दोस्तों। और ये गर्म जलधारा प्रशांत महासागर का कौन सा? पूर्वी तट है। तो दोस्तों यही गर्म जलधारा क्या कहलाती है? अल नीनो कहलाती है। तो ध्यान रखना, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर, पेरू के तट पर दोस्तों एक गर्म जलधारा उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अल नीनो कहते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि इसका नेगेटिव इफेक्ट भारत के मानसून पर कैसे पड़ेगा? तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये जो गर्म हवा है, ध्यान रखना, अगर तापमान अधिक होगा तो वहां पर जो दाब होता है वो कम होता है। तो ये क्या बनता है? निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है ये गर्म हवा। और दोस्तों जब यही गर्म जलधारा कहां पहुंचती है? भारत के अंदर पहुंचेगी, भारत के आसपास वाले इलाके में पहुंचेगी साथियों, बढ़ करके। तो जो साउथ वेस्ट मानसून आ रहा था भारत की तरफ, वो कहां मुड़ जाएगा? इस लो प्रेशर की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि हवा दोस्तों लो प्रेशर की तरफ आगे बढ़ती है। तो जब उन्हें भारत से पहले निम्न वायुदाब कहां मिलेगा? इंडोनेशिया के आसपास मिलेगा। तो दोस्तों ये हवाएं कहां मुड़ जाएंगी? इस लो प्रेशर की तरफ मुड़ जाएंगी, और भारत का जो मानसून है वो कमजोर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि अल नीनो क्या करता है? नेगेटिव इफेक्ट डालता है किस पर? भारत के मानसून पर। फिर सुनिए मेरे दोस्तों कि जो पेरू तट है, प्रशांत महासागर का जो पूर्वी तट है, यहां पर एक गर्म जलधारा उत्पन्न होती है। और जब भी दोस्तों तापमान बढ़ेगा तो दाब कम होगा, मतलब निम्न वायुदाब का केंद्र उपस्थित होता है। जब ये निम्न वायुदाब दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते हिंद महासागर में पहुंचता है, भारत के आसपास वाले क्षेत्रों में पहुंचता है, तो होता क्या है? जो दक्षिण पश्चिमी जो हवाएं आ रही हैं, मानसूनी हवाएं, वो दोस्तों भारत की तरफ ना बढ़ करके इस निम्न वायुदाब के केंद्र की तरफ बढ़ती हैं। ध्यान रखना, हवाएं हमेशा किसकी तरफ चलती हैं? निम्न वायुदाब के केंद्र की तरफ चलती हैं, जिससे भारत पर क्या करता है? भारत में मानसूनी हवाएं कम पहुंचती हैं, जिससे भारत का मानसून कमज़ोर हो जाता है। अगर दोस्तों आपको अगर ये समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर हाँ बिल्कुल समझ में आया है। और दोस्तों क्या आपको अगर अच्छा लगा हो दोस्तों ये जो मैंने क्वेश्चन डाला है, कुछ आपका कंसेप्ट क्लियर हो, तो दोस्तों टीम को मोटिवेट कीजिएगा। और हाँ, जब आप टीम को मोटिवेट करते हो दोस्तों, तो आप इससे क्या करते हो? इससे आपको डबल फायदा होगा, क्योंकि हमारी टीम कुछ नया इस क्लास के अंदर ऐड कर देगी। तो दोस्तों हाँ मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेरे दोस्तों नोटबुक पेन उठा लीजिए, इसलिए मैं बीच में बार बार आता हूं कि आप कोई लापरवाही ना बरत दें, क्योंकि आपकी लापरवाही दोस्तों मेरी मेहनत को खराब करेगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरी मेहनत 1% भी खराब हो। हर किसी का सिलेक्शन होना चाहिए, हर किसी के सपने पूरे होने चाहिए जो उसने खुली आंखों से देखे हैं। इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। इस मौके का उपयोग में लीजिए, भरपूर उपयोग में लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी हर बात आपके दिल के अंदर उतरती है और आपको समझ में आती है। और दोस्तों यही तो मेरा क्या है? अचीवमेंट है, यही मेरी क्या है? उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विश्व का चौधरी आ गया है दोस्तों। हाल ही में किस देश ने कोरोना को रोकने के लिए WHO की भूमिका संदिग्ध बताकर इसकी फंडिंग रोक दी? मेरे दोस्तों आपको लग सकता है कि ये
जो पेट्रोल पंप भाई साहब हैं, ये बुद्धि क्या है इनकी, कमज़ोर है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति है और हाँ मेरे दोस्तों एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। तो आपको सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आप मुझे बताइए कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन इतनी बड़ी संस्था है, इतना अधिक पैसा आता है, तो उसने कुछ समय पहले क्यों नहीं बता पाई कि ऐसी कोई महामारी आ सकती है। और दोस्तों अगर महामारी आ गई तो अब तक क्यों उसका कोई टीका विकसित नहीं हुआ। और दोस्तों चीन की उसने क्यों गहन जांच नहीं की, क्यों उसने नहीं बताया कि इसको कैसे रोकना है। मेरे दोस्तों हर चीज के अंदर देरी हुई है और सोचिए इतनी बड़ी संस्था अगर देरी करेगा तो दोस्तों यह महामारी कितने बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाएगी। तो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार WHO भी है, क्योंकि दोस्तों वो इसकी जिम्मेदार क्या थी, संस्था थी, वो रेस्पॉन्सिबल संस्था थी। तो आपको ये बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों विश्व का चौधरी है और एक ही तरफा डिसीजन देता है, इसलिए इसमें गलती अमेरिका की भी है। और वह गलती क्या है, उसने सही समय पर लॉकडाउन नहीं किया, उसने हल्के में लिया। मेरे दोस्तों अमेरिका के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने तो ये तक कहा था कि ये क्या होगा, ये एक बुखार की तरह होगा। और दोस्तों वो बुखार देखिए आज कितना तांडव मचा रहा है। अमेरिका के अंदर 6 लाख से अधिक दोस्तों मरीज, 6 लाख से अधिक कोरोना पॉजिटिव हैं और सबसे अधिक मौतें झेल रहा है कौन, अमेरिका। और दोस्तों उसने 2 दिन पहले ही 50 की 50 जो राज्य हैं वो लॉकडाउन किया। आप सोचिए लापरवाही दोनों तरफों से हुई है। लेकिन हम WHO की बात कर रहे हैं तो हमें वो भी समझना होगा, हमेशा ध्यान रखना बुद्ध का मार्ग अपनाना है दोस्तों, मध्यम मार्ग। ये नहीं करना कि हाँ सर अमेरिका बिल्कुल गलत है, क्यों कह रहा है ट्रंप ऐसा। अरे मेरे दोस्तों उसने कहा है तो थोड़ा 1 मिनट तनिक सोचिए तो सही। लक्ष्मण मत बनिए दोस्तों, राम भगवान बनिए। सोचिए 1 मिनट की, हो सकता है कि उसने जो कहा है उसकी बात में दम हो। तो चिंता मत कीजिए दोस्तों, मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। लेकिन दोस्तों ये आपके विचार होंगे जो आपको मजबूत बनाएंगे और आपका जो दोस्तों फेस है, जो मुस्कान है, ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तो दोस्तों देखिए अब मैं आ रहा हूं सवाल के ऊपर कि हाल ही में किस देश ने कोरोना को रोकने के लिए WHO की भूमिका संदिग्ध बताकर इसकी फंडिंग रोक दी। मेरे दोस्तों पैसा वो देगा जिसके पास होगा, इसलिए इसमें 4 ऑप्शन में भारत का नाम नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, अमेरिका इसका आंसर है। तो अमेरिका ने क्या करा है, फंडिंग रोक दी है मेरे दोस्तों, किसने, अमेरिका ने। और कारण क्या बताया है, कारण बताया कि जो WHO है दोस्तों इसने सही जानकारी नहीं दी। क्या सही जानकारी नहीं दी। और दोस्तों इसने रोकने के उपाय भी नहीं बताए, इसने लापरवाही बरती चीन के मामले में। अब दोस्तों सबसे अधिक चर्चा में जो संस्था है वो है WHO। और आप निश्चित मानिए कि आपके पेपर में इस संस्था से कोई ना कोई सवाल उछल करके टपकेगा। मेरे दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल को। कब होती है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। दूसरा सवाल देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा के अंदर है। कहां पर है दो लोगों, जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। और मेरे दोस्तों इसके हेड कौन है, तो इसके हेड है डॉक्टर टेड्रोस। क्या नाम है, डॉक्टर टेड्रोस। तो मेरे दोस्तों मैंने 3 नाम आपको लगातार बता रहा हूं कि IMF की हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, वर्ल्ड बैंक जो है उसकी हेड है डेविस मालपास और WHO इसके हेड है डॉक्टर टेड्रोस। और दोस्तों 7 अप्रैल को बनाते हैं हम विश्व स्वास्थ्य दिवस। आइए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की राजधानी आपको पता है दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC है, पोटामैक नदी के किनारे है। विश्व का चौधरी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, पेट्रोल पंप वर्तमान में क्या है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में पूल टेस्टिंग को ICMR ने स्वीकृति दी है क्योंकि, अच्छा सवाल है दोस्तों। 2 कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। पहला कंसेप्ट तो यह है कि आप देख रहे हैं कि अमेरिका है, इटली है, स्पेन है, यहां पर कितनी अधिक मात्रा में दोस्तों कोरोना पॉजिटिव है और भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। और दोस्तों उसका एक कारण तो है लॉकडाउन, लेकिन एक कमी भी है दोस्तों, इसकी तरफ देखना होगा कि भारत में अभी तक क्या दोस्तों टेस्टिंग बहुत
कम हुई है, जो टेस्टिंग है वो क्या बहुत कम हुई है। और उसका कारण क्या है, एक एक सैंपल लेकर क्या कर रहे हैं, हम टेस्टिंग कर रहे हैं, और जो संभव नहीं है एक बड़ी मात्रा में कवर करने के लिए। दोस्तों ICMR, किसने, ICMR ने कहा है कि पूल टेस्टिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूल टेस्टिंग होनी चाहिए। और कारण क्या है उसका, कोरोना टेस्टिंग अत्यंत कम है। कहां पर, भारत के अंदर। ये पूल टेस्टिंग क्या होती है मेरे साथियों, आप इस सैंपल से समझ जाएंगे, इसीलिए टीम ने फोटो भी लगाई है। मेरे साथियों देखिए, एक ही पॉलिथीन के अंदर 5 आपको सैंपल दिख रहे हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो कोरोना हॉट स्पॉट है, क्या है साथियों, जो हॉट स्पॉट है, यहां पर क्या कीजिए, यहां पर एक साथ सबका सैंपल ले लीजिए और उन्हें एक साथ क्या करिए दोस्तों, एक साथ पूल के अंदर ही क्या कर दीजिए, टेस्ट कर दीजिए। अगर मिक्सअप कर दीजिए, उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, मिक्स करके टेस्ट कर दीजिए। अगर इस मिक्सअप का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो सबको नेगेटिव मान लीजिए, और इसका अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो सबको क्या मान लीजिए, पॉजिटिव मान लीजिए। मतलब कि दोस्तों एक साथ मिला दीजिए सभी सैंपल को और एक साथ टेस्ट कर दीजिए। अगर पॉजिटिव आया तो सभी को पॉजिटिव मान के क्वारंटाइन कर दीजिए, और नेगेटिव आया तो दोस्तों उसे हॉट स्पॉट हटा दीजिए। तो ये होता है पूल टेस्टिंग। और ये किसने अनुमति दी है, ये अनुमति दी है दोस्तों ICMR। क्वेश्चन का पोस्टमार्टम तो करेंगे ही दोस्तों। और देखिए ये ICMR होता क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। क्या है दोस्तों, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ये है दोस्तों क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। अब आप मुझसे पूछोगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1911 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1911 में हुई थी। दिल्ली के अंदर क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों मेडिकल के क्षेत्र में ये सबसे शीर्ष संस्था है, अपेक्स बॉडी है मेडिकल के क्षेत्र में, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो दोस्तों आंसर क्या हो गया इसका आंसर हो गया, भारत में कोरोना टेस्टिंग अत्यंत कम है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए भूस्थानिक रणनीति बनाई जा रही है। भारतीय सर्वेक्षण का कौन सा एप्लीकेशन इसमें अहम भूमिका निभाएगा। मेरे दोस्तों अच्छा सवाल है, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा सवाल है। दोस्तों एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है सहयोग। क्या नाम है, सहयोग नाम है। और इसका निर्माण किसने करा है, भारतीय सर्वेक्षण ने किया है। सर्वे ऑफ इंडिया किसने किया है दोस्तों, जो सर्वे ऑफ इंडिया है इसने इसका निर्माण किया है। सबसे पहले तो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। ये सर्वे ऑफ इंडिया, ये स्थापना कब होती है, 1767 में होती है। कब होती है, 1767 के अंदर होती है। और हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों, हेडक्वार्टर है देहरादून के अंदर। कहां पर है, देहरादून उत्तराखंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब बढ़ते हैं सवाल की ओर। सवाल क्या कह रहा है, इसने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है सहयोग। क्या नाम है, सहयोग एप्लीकेशन है। और ये क्या करेगी दोस्तों, भूस्थानिक रणनीति बनाएगी। कुछ नहीं है दोस्तों, स्थान विशेष का डेटा एकत्रित करेगी। इतना समझ लीजिए, कोई स्थान विशेष है उसके आंकड़े एकत्रित करेगी, जियो टैगिंग करेगी दोस्तों ये एप्लीकेशन। तो जो सहयोग एप्लीकेशन है वो स्थान विशेष का डेटा एकत्रित करेगी। और इस डेटे का उपयोग कहां पर होगा दोस्तों, ध्यान रखना यह भी अच्छा सवाल है कि सहयोग एप्लीकेशन जो डेटा इकट्ठा करेगी, ये आंकड़े जो इकट्ठा करेगी, इसका उपयोग होगा आरोग्य सेतु ऐप में। अब समझिए आप मेरी बात को कि जो सहयोग एप्लीकेशन जो डेटा इकट्ठा करेगी उसका उपयोग कहाँ करेंगे हम, आरोग्य सेतु ऐप में। तो ध्यान रखना सहयोग हेल्प करेगा किसकी, आरोग्य सेतु। और मैंने बताया था भारत सरकार ने दोस्तों ये लॉन्च की है। रामायण महाभारत शक्तिमान देख रहे हैं तो बीच बीच में दोस्तों इसका ऐड आता है। एक तो अमूल का ऐड दोस्तों, हाँ आप देखिए क्या गजब के ऐड बनाते हैं क्या अमूल वाले दोस्तों। और दूसरा ऐड किसका आता है, आरोग्य सेतु का आता है। क्या आता है, आरोग्य सेतु का आता है। तो ध्यान रखना दोस्तों सहयोग एप्लीकेशन के बारे में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, हाल ही में रणजीत चौधरी का निधन हो गया है, इनका संबंध है। तो भाई लोगों आ जाइए, कोविड-19 के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है देश में। रणजीत चौधरी जो है इनका निधन हो गया है और ये अभिनय क्षेत्र से संबंधित है। किससे दोस्तों, ये एक्टर थे। क्या थे, ये
एक्टर थे। पहले तो आप फोटो देख लीजिए इनकी, ये है दोस्तों रंजीत चौधरी, और आपको शायद याद आ रहा होगा दोस्तों ये वाला फोटो और ये वाला फोटो। ध्यान रखना दोस्तों, हाँ खट्टा मीठा फिल्म, कौन सी फिल्म है? खट्टा मीठा फिल्म है। और एक तो बड़ी फेमस फिल्म है दोस्तों इनकी, वो है बातों बातों में। क्या साथियों? बातों बातों में। हाँ आप तो अच्छे से समझ रहे हैं बातों बातों में मतलब क्या है दोस्तों। बातों बातों में फिल्म और खट्टा मीठा, ये दोनों फिल्में में एक्टिंग की थी किसने? रंजीत चौधरी ने। और दोस्तों 64 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया मुंबई के अंदर। कहाँ पर हुआ है? मुंबई के अंदर इनका निधन हो गया। अब आइए अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए संबंधित सरकार से आग्रह किया है? मेरे दोस्तों आप उस देश का नाम जानकर क्या हो जाओगे, आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी कि मतलब जो देश आतंकवाद को अपराध नहीं मानता, मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में डाल रहा है। दोस्तों कितना बड़ा अत्याचार है, आप सोच के देखिए। जिस देश के अंदर आतंकवाद की फंडिंग होती है, आतंकवाद को बढ़ावा केवल इसलिए दिया जाता है कि पास वाले मुल्क पर क्या किया जाए? आक्रमण करा जाए। लेकिन वो एक बात भूल जाता है दोस्तों कि वहाँ पर भी मानव रहते हैं और भारत के अंदर भी क्या रहते हैं? मानव रहते हैं। और दोस्तों आतंकवाद मानव जाति के विरुद्ध है, किसी धर्म से संबंध नहीं है इसका। दोस्तों मानव जाति के विरुद्ध है क्या? आतंकवाद। और जो इसको बढ़ावा देगा दोस्तों वो मानव जाति के विरुद्ध होगा देश, और उस देश का कभी समर्थन हमें नहीं करना चाहिए। और वो कौन है दोस्तों? नापाक इरादों वाला पाकिस्तान। कौन है? नापाक इरादों वाला पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने क्या करा है दोस्तों कि जो मैच फिक्सिंग होती है इसको अपराध की श्रेणी में लाने के लिए सरकार से आग्रह किया है। इससे पहले कौन कर चुके हैं? इससे पहले दोस्तों श्रीलंका भी कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया कर चुका है, न्यूजीलैंड कर चुका है। ये देश भी क्या कर चुके हैं? मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में ला चुके हैं। अब दोस्तों ये मैच फिक्सिंग क्या होती है आप समझिए इस फोटो से। आपको दोस्तों इस फोटो को देख करके एक खेल की याद आएगी, वो है कठपुतली। कौन सा खेल है? कठपुतली। हाँ मेरे भाई लोगों ये कठपुतली खेल है मैच फिक्सिंग। मतलब कि जो कठपुतली को जो नचाने वाला है वो कोई और है दोस्तों, नाचने वाले कौन है? ये खिलाड़ी हैं नाचने वाले। मतलब कि मैच पहले ही फिक्स हो चुका है, अब तो केवल खाना पूर्ति हो रही है। तो ये होता है मैच फिक्सिंग, जो कि खेल भावनाओं के क्या होता है? विरोध में होता है। हाँ मेरे दोस्तों ये सवाल करंट अफेयर्स के सवाल थे, लेकिन मैंने आपके लिए एक नई श्रृंखला स्टार्ट करी है और वो है भारतीय इतिहास को जानना। और हम भारतीय इतिहास को डेट वाइज जानेंगे, टुडे हिस्ट्री के हिसाब से जानेंगे। और मेरे दोस्तों ये जो पहल मैं कर रहा हूँ ये करंट अफेयर्स को मजबूत करेगा। और दूसरा दोस्तों जो इतिहास का डर आपके अंदर बैठा हुआ है कि सर डेट को कैसे याद रखें, एक को याद करते हैं पीछे वाला अपने आप साफ हो जाता है दोस्तों, उस डर को मिटाने के लिए मैंने फूल पत्ती वाली क्लास में दोस्तों इस टॉपिक को शामिल कर लिया है। अगर आपका प्यार मिला दोस्तों और आपने इसे सराहा, आपके अगर ये काम आया दोस्तों, तो मैं इतिहास की दोस्तों आपको ऐसी ऐसी जानकारियां दूंगा, रोचक जानकारियां, जिससे आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा दोस्तों। और देखिए इसलिए हमारी टीम ने क्या बेहतरीन फोटो कलेक्ट किया है, जिसमें एक तरफ दोस्तों आपको पता है आजम शाह शहीद आजम है हमारे, दूसरी तरफ दोस्तों आजाद सिंह है, आजाद जी हैं, एक तरफ बापू जी हैं, और दोस्तों इंडिया गेट भी है, ताजमहल भी है, और हिस्ट्री की लड़ाइयाँ भी हैं जो हमने लड़ी हैं दोस्तों। 16 अप्रैल का इतिहास देखते हैं और एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना 16 अप्रैल को हुई थी दोस्तों, और वही है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन करंट अफेयर्स में बन सकता है। और दोस्तों अगर इतिहास से डर लगता हो ना तो इस वाले पोर्शन को देख लीजिए, और आज ही देखना इतिहास का डर आपके दोस्तों समाप्त होगा, क्योंकि डर से हराने का नाम ही फूल पत्तियां हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर फोकस कीजिए। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन किन किन स्थानों के मध्य चली थी? अच्छा सवाल है दोस्तों कि 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन चली थी, और वो कौन से दो स्थानों के मध्य चली थी? तो वो थी मुंबई और ठाणे के बीच में। तो मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी दोस्तों ट्रेन 16 अप्रैल 1853
53 को। अब देखिए दोस्तों, हमारी टीम ने दोस्तों फोटो भी कलेक्ट किया है आपके लिए, और देखिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, भाप के इंजन से चली थी। कैसे चली थी? भाप के इंजन से चली थी, और 400 यात्री इसमें सफर कर रहे थे। कितने यात्री थे साथियों? 400 यात्री थे, और ये 34 किलोमीटर, कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर चली थी यह ट्रेन। और ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, यह ट्रेन 34 किलोमीटर चली, और उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे मेरे प्यारे साथियों डलहौजी। कौन थे? डलहौजी। और जानते हो आप डलहौजी दोस्तों, जानते हो आप व्यपगत का सिद्धांत दोस्तों? हाँ, विलय की राजनीति किसकी थी? डलहौजी की थी दोस्तों, विलय की राजनीति। और ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किसने किया था? डलहौजी ने किया था। अब देखिए दोस्तों, और महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी हैं किसके बारे में? इस ट्रेन के बारे में मेरे प्यारे साथियों, इसमें 20 कोच थे। क्या थे? 20 डब्बे थे इस ट्रेन के अंदर, 400 यात्री सवार थे इसके अंदर। और दोस्तों, डलहौजी का समय था 34 किलोमीटर की यात्रा इसने तय की थी। तो पहली ट्रेन थी ये दोस्तों, ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है हिस्ट्री के हिसाब से। और दोस्तों मुझे बताइएगा आप, एक रोड है जिसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। कौन सा है साथियों? ग्रैंड ट्रंक रोड। इसकी मरम्मत कराई किसने? डलहौजी ने इसकी मरम्मत कराई, जिसके अंदर नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 ये दोनों आते थे इस रोड के अंदर। और इस रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था इस रोड का निर्माण, मरम्मत डलहौजी ने करवाई, जिसमें नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 आता है। और ये रोड अमृतसर से स्टार्ट होता है और कोलकाता तक जाता है। तो दो जानकारियां मैंने आपको दे दी हैं दोस्तों क्वेश्चन के साथ में। और देखिए अब बढ़ते हैं भारत दर्शन की तरफ, जिसमें दोस्तों जो हमारी जो सीरीज है जो बड़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है, उसमें आज हम पढ़ेंगे मिजोरम के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट पहले कवर करा रहा हूं, जिससे कि आपकी भारत पर पकड़ मजबूत हो सके, क्योंकि भारत में सबसे कमजोर जो पोर्शन होता है शायद आपका नॉर्थ ईस्ट होता है। पहली बात तो दोस्तों देखिए मिजोरम के बारे में कि मिजोरम किस किस से सीमा बनाता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको दिख रहा होगा मिजोरम राज्य, इसमें ऊपर सीमा लगती है मणिपुर से, और दोस्तों इधर लगती है त्रिपुरा से, और इधर लगती है असम से। तो 3 राज्यों से सीमा बनाता है कौन? मिजोरम। पहला है दोस्तों मणिपुर। कौन है? मणिपुर है। एक है त्रिपुरा और एक है दोस्तों असम। 3 से सीमा बनाता है मिजोरम। मेरे प्यारे साथियों, जो ये वर्ड है कौन सा? मिजोरम जो वर्ड है, पहले इसका मतलब समझिए। इसमें जो मिजो है दोस्तों, ये स्थानीय निवासी हैं यहाँ के। क्या है दोस्तों? यहाँ के मूल निवासी हैं। यहाँ के क्या है? ये मूल निवासी हैं। और रम का मतलब क्या होता है? अरे मेरे दोस्तों, जो आप सोच रहे हो वो रम नहीं है ये। हाँ दोस्तों, सुबह हो चुकी है, बाहर आ जाइए, सुबह हो चुकी है दोस्तों। हाँ, रात की चीज़ों से बाहर आइए, ये वो रम नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये है क्या? ये है भूमि। क्या है साथियों? भूमि होता है। तो मतलब कि मिजोरम जो है वो क्या है? मिजो की भूमि है, लैंड ऑफ मिजो है, जो वहाँ के मूल निवासी है उनकी भूमि है, यह इसका मतलब है। इसकी दोस्तों कैपिटल क्या है? तो राजधानी जो है मिजोरम की, ध्यान रखना, मिजोरम की जो राजधानी है दोस्तों वो है आइजोल। क्या है? आइजोल इसकी राजधानी है। और मुख्यमंत्री कौन है? जोरामथांगमा। अच्छा क्वेश्चन है। मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं जोरामथांगमा। गवर्नर है श्रीधरन पिल्लई। कौन है साथियों? श्रीधरन पिल्लई। यहां पर एक नाम आया है श्रीधरन। भारत के मेट्रो मैन किसे कहते हैं? हम श्रीधरन को ही कहते हैं। लोकसभा की सीट भाई लोगों 1 है, और राज्यसभा की सीट भी क्या है? 1 है। विधानसभा की सीट कितनी है? तो विधानसभा की सीट है दोस्तों 40 सीट है, 40 सीट है। अच्छा सवाल है, विधानसभा कितनी सीट है? 40 सीट हैं। और मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना है आपको मिजोरम के बारे में। और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि जनसंख्या के हिसाब से,
पॉपुलेशन के हिसाब से कौन से नंबर पर है? सेकंड नंबर पर है दोस्तों। कौन? मिजोरम पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड नंबर पर है, मतलब कि न्यूनतम जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है कौन दोस्तों? मिजोरम। सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? सिक्किम की है। आपको वो ट्रिक याद होगी दोस्तों, जब प्यार में अंधा हुआ था, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई थी। फिर मैंने कहा था कि जब प्यार होता है तो इंसान को धोखा मिलता है। क्या मिलता है? धोखा मिलता है। आप अनुभवी इंसान हैं। और दोस्तों धोखा क्या मिला? जो सिमी थी ये अरुण से मिलने गई गोवा के अंदर, और अरुण कहाँ? गोवा में मिला ही नहीं। तो सिमी को अरुण गोवा में नहीं मिला। ये ट्रिक है दोस्तों किसकी? न्यूनतम जनसंख्या की ट्रिक है। सी से क्या बना? सी से बन गया भाई लोगों सिक्किम। क्या बन गया? सिक्किम बन गया। मी से क्या बना? मी से बना मिजोरम। और अरुण से क्या बना? अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यह है जनसंख्या का क्रम। तो मिजोरम सेकंड नंबर पर है न्यूनतम जनसंख्या के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मिजोरम के बीचों बीच से कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा निकलती है। क्या निकलती है दोस्तों? मिजोरम में से कौन सी रेखा निकलती है? कर्क रेखा निकलती है मिजोरम में से। ध्यान रखना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दोस्तों ये निकलता है मिजोरम के अंदर से। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मर्लेन राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? मर्लेन राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और यहां की दोस्तों 87% जो जनसंख्या है वो क्या है? ईसाई है, क्रिश्चियन है। यहां की 87% पॉपुलेशन क्या है? क्रिश्चियन है, ईसाई है दोस्तों। और यहां का सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों उत्पाद क्या है? तो वो है बंबू प्रोडक्ट। बांस जो है दोस्तों जिसको हम हरा सोना कहते हैं। क्या बोलते हैं? हरा सोना कहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर बड़ी मात्रा में ये पाया जाता है। एक सवाल और दोस्तों जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है वो क्या है कि मिजोरम जो है इसकी सीमा किस किस देश से लगती है? तो एक तरफ दोस्तों लगता है शेख हसीना जुल्फों वाली बांग्लादेश लगता है दोस्तों। कौन लगता है? बांग्लादेश लगता है। देखिए यहां पर लग रहा है बांग्लादेश। और एक लगता है दोस्तों म्यांमार। क्या लगता है? म्यांमार। तो ध्यान रखना। हाँ दोस्तों मेरे पिया ने किया है टेलीफोन, रंगून वाला जो है दोस्तों म्यांमार, और दोस्तों शेख हसीना वाला बांग्लादेश। दोनों सीमा बनाते हैं किससे? मिजोरम से। अगला सवाल देखिए दोस्तों जो महत्वपूर्ण है, यहां की नदियां कौन सी हैं? बराक नदी है। कौन सी नदी है? बराक। मणिपुर में भी है दोस्तों कौन सी नदी? बराक नदी। एक नदी है कालादान। दोनों नदी इंपॉर्टेंट हैं। और यहां पर जो खेती होती है वो होती है झूम खेती। मेरे दोस्तों देखिए मिजोरम में रम आता है। क्या आता है? रम आता है। और जब जब आप रम पीते हो क्या करते हो? झूमते हो। झूम बराबर झूम शराबी। तो इससे याद रख लेना मिजोरम में जो खेती होती है वो कौन सी है? रम पीने के बाद झूमना। मेरे प्यारे साथियों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्या करना? जो खेती की जो जमीन है इसे पलटना। बार बार क्या करना? इसे पलटना। और दोस्तों जंगल को काट करके क्या करना? जंगल को काट कर खेती करना। और फिर क्या कर देना? उस स्थान को जला देना, फिर कहीं और खेती करना। यह कहलाती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, झूम खेती। नॉर्थ ईस्ट में बड़ी मात्रा में होती है ये खेती। और मेरे प्यारे साथियों यहां पर ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि मिजोरम का राज्य पुष्प क्या है, मेरे प्यारे साथियों ये हमारी राजूडी टीम डेली फूल पत्ती वाली क्लास में कोई ना कोई फूल डाल देती है। तो दोस्तों जो राज्य फूल है यहां का वो है रेड वांडा। क्या है? रेड वांडा है। आपको बताने की जरूरत नहीं है ये किस कलर का है। तो भाई लोगों ये रेड कलर का है। आप सभी होशियार हो चुके हैं, तुक्का एक्सपर्ट हो चुके हैं। और दोस्तों यहाँ का जो राज्य पशु है वो क्या है? ये हमने जरूर डिस्कस किया है बहुत जगह। इसका राज्य पशु का नाम क्या है? सिरोऊ नाम है। क्या है साथियों? सिरोऊ नाम है यहाँ का राज्य पशु। तो अच्छी जानकारी है दोस्तों। और एक पॉइंट, मिजोरम का फेमस कोई पर्सनैलिटी है क्या? कोई व्यक्तित्व है क्या? तो हाँ दोस्तों एक फेमस पर्सनैलिटी है जिसका नाम क्या है? जेरेमी लाल रिनुंगा। क्या नाम है? जेरेमी लाल रिनुंगा। इस नाम को याद रखना मेरे दोस्तों, आपको बड़ा क्वेश्चन सोल्व करवाएगा। जेरेमी लाल रिनुंगा ये दोस्तों क्या है? ये है वेट लिफ्टर। क्या है ये? ये दोस्तों वेट
लिफ्टर हैं कौन? जेरेमी लाल रिलुंगा। तो जेरेमी लाल रिलुंगा जो है वो वेट लिफ्टर और कहाँ के हैं? मिजोरम के हैं जेरेमी लाल रिलुंगा। और दोस्तों अगर ये जो पहल की है मैंने भारत दर्शन की, जिसमें मैं आपको डेली नई नई जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, कुछ दोस्तों ऐसे पॉइंट बताता हूँ जो शायद आपको नहीं पता है, और साथ में मैं आपके लिए आज एक नया पॉइंट लेकर आया दोस्तों। वो क्या था? टुडे हिस्ट्री का। और ध्यान रखना, मिजोरम जो है ये राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो 1987 में आया। मैं फिर कह रहा हूं, राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है कब? 1987 को। अब दोस्तों देखिए, कल का फूल पत्ती वाला सवाल क्या कह रहा है? लोकसभा व राज्यसभा में किस राज्य का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? और वो है दोस्तों हमारा सबका प्यारा उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। तो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व भी कहां पर होगा? उत्तर प्रदेश में होगा। यहां पर लोकसभा की जो सीट है दोस्तों वो है 80 सीट। कहां? कितनी? 80 सीट। इसीलिए तो कहते हैं जिसने उत्तर प्रदेश को जीत लिया वो भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा। और दूसरा दोस्तों, यहां पर जो राज्यसभा की सीट है वो है कितनी? जल्दी बताइए, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है। बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं यह सवाल दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश में दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, योगी आदित्यनाथ, जो नामकरण के लिए पंडित हैं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ। अब देखिए आज का सवाल क्या है? आज का सवाल बड़ा बेहतरीन है और फूल पत्ती वाली क्लास में पहली बार मैं आपको क्या लगवा रहा हूं? मोस्ट इंपोर्टेंट लगवा रहा हूं। 38वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन देशों को विभाजित करती है? भारत और नापाक इरादों को, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया को, जर्मनी और फ्रांस को। इसका आंसर आपको चिपकाना है और जो देश हैं इनके बारे में पता हो तो वो भी लिखना है दोस्तों, जिससे आपकी और स्ट्रॉन्ग होगी स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। और दोस्तों अगर ये जो घर से मैंने सीरीज चलाई है आपके लिए, अगर आपको पसंद आए, अगर आपको लगे कि हाँ ये आपके अंदर परिवर्तन लाने में सक्षम है, ये क्लास कुछ परिवर्तन आपके अंदर ला रही है, कुछ आपको मोटिवेट कर रही है, आपके चेहरे पर मुस्कान ला रही है, आपके ज्ञान को दोस्तों मजबूत कर रही है, अपडेट कर रही है और साथ में आपको याद कराने की कोशिश कर रही है, तो दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है आपका कर्तव्य है। दबा के शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और हाँ लाइक कीजिएगा। अगर पसंद आए टुडे हिस्ट्री वाला पोर्शन तो मुझे बताइएगा कि सर इसे आगे भी जारी रखिए। अपने चेहरे पर मुस्कान ले आइए दोस्तों, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और आपके साथ पता ही नहीं लगता मुझे कि कब मेरा 1 घंटा दोस्तों आपके साथ व्यतीत हो जाता है। यही तो दोस्तों इस क्लास की जान है कि ये क्लास सीधे दिल से, सीधे दिल के अंदर उतरती है। तो मेरे शेर और शेरनियों, हंसते रहना, महिलाओं, बच्चों, सैनिकों और अन्नदाता का सम्मान करना। जय हिंद, थैंक यू।